स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और एक बहुत ही दुखद घटना हुई है गुजरात के मोरबी में। आप लोगों ने चर्चा में ज़रूर सुना होगा कि एक हैंगिंग पुल था जो टूट गया और उसमें 134 लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। और अभी भी औपचारिक तौर पे ये संख्या में मालूम है, शायद ये ज़्यादा भी हो सकती है। ये बहुत एक बड़ी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल था कि उस पुल में बहुत सारे लोग गए और संडे का टाइम था, लेकिन वो पुल क्यों टूटा? क्योंकि अभी वो कुछ दिन पहले ही बन के ओपन हुआ था। कौन लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं? क्या उसके जब फिर से उसको शुरू किया गया तो उसके पास एनओसी थी कि नहीं थी? क्या उसको फिटमेंट का सर्टिफिकेट मिला था कि नहीं मिला था? और जो उसको कंपनी चला रही थी उसने इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा कि उस पुल की कितनी कैपेसिटी है, कितनी हो? लेकिन ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। मुझे याद नहीं आता कभी इस तरीके से कोई पुल टूटा हो और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई हो, वो भी त्यौहार के आगे पीछे। तो ये सचमुच में एक बहुत ही दुखद घटना है और चूँकि गुजरात में हुई है इसलिए इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नहीं कि सिर्फ गुजरात की वजह से, गुजरात चूँकि इलेक्शन बाउंड स्टेट है और पूरे देश में इसका असर है। हर लोग इसको सुन के बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि कोई ना कोई नियर डियर जानने वाला या दोस्त यार जिसके घर में ऐसी घटना हुई होगी तो आप डेफिनेटली बहुत ही परेशान होंगे। तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे और गुजरात की ओवरऑल सिचुएशन पे बातचीत करेंगे। लेकिन चूँकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है इसलिए इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। मेहमान जिनसे मैं आप बातचीत करने वाला हूं, मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव पांडे जुड़ेंगे, उनके प्रवक्ता हैं। रोहन गुप्ता जी जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से, उनके प्रवक्ता हैं। राकेश हिरपारा जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से। और दो हमारे मित्र और पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, प्रशांत गढ़वी जी और जपन पाठक जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव पांडे जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे शुरू करूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने एनालिस्ट की तरफ जाता हूं। पांडे जी, आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। पांडे जी, बिल्कुल एक सीधा सा सवाल है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस दुर्घटना के लिए सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि जो ट्रस्ट वहां चला रही थी, जिन्होंने 100 की जगह जो कैपेसिटी वाले पर 600 की टिकट बेचे, ये कमीशन है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। लेकिन ओमिशन जो है, और भी लोग इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किन किन का ओमिशन है। क्योंकि जो नगर निगम जो कह रही है कि हमने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, इसके बाद वो 3 दिन से 26 के बाद से काम चल रहा था कि लोग वहां पर टिकट बेच करके वहां जा रहे थे। तो देखिए, ये ओमिशन और कमीशन दोनों का विषय है। कमीशन उनका है कि जिन लोगों ने 100 की जगह 600 लोगों को टिकट बेचे। ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग उस ब्रिज को हिला रहे थे, क्या उसके पीछे कोई मतलब सैबोटाइज करने की मंशा थी? और 100 से ज्यादा 600 लोगों को बेचना, तब तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस तो बनता ही है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो उसको उस सेक्शन में लगाया जाता है कि आपको पता है कि आप एक काम करेंगे तो किसी की जान जा सकती है। इसी प्रकार से 100 लोगों की जगह अगर 500-600 लोगों को टिकट बेचा गया तो उनको पता था कि इस वजह से दुर्घटना हो सकती है और लोगों की जान जा सकती है। तो ये उनके खिलाफ इस सेक्शन पे कार्रवाई होगी। और ओमिशन नगर निगम ने अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था और इसके बाद 3 दिन से काम चल रहा था तो नगर निगम को उनको उस पर रोक लगानी चाहिए थी। ये उनका ओमिशन है। और चौथा जो पॉइंट है कि क्या इसमें सैबोटाइज है, बहुत लोग लिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें कोई एसआईटी जब तक इस विषय पांडे जी, चौथा पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना, इस पे मुझे कोई दिलचस्पी इस वक्त इसलिए नहीं चर्चा में, क्योंकि जो प्राइमा फेसाई 2 पॉइंट ऊपर के दिख रहे हैं ना कि ज्यादा टिकट बेचे गए और उसकी वजह से ये पुल गिरा। अब वो भी एक जांच का विषय है कि क्या इस तरह का पुल इतना कमजोर था कि उतने लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कमीशन और ओमिशन का मामला है तो उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई क्या, जो उसको चला रही थी? जो 9 लोग उसमें कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई, 9 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। नहीं, 9 लोग वो जो टिकट बांट रहा था, जो वहां गार्ड था, जो वहां क्लर्क था, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और एवा कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं हुई? नीरज जी, जब कानून में जो प्राइमा फेसाई जो पहले जो प्रथम दृष्टया है अरेस्टिंग हुई है, वो जो लोग डायरेक्टली उस एक्शन में इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है। तो ये पता निकल करके आएगा कि ये तार कहां तक जुड़ा हुआ है, कौन लोग इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार है। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो कंपनी है
उसके खिलाफ भी जाएगी। कई बार क्या होता है कि कंपनी के लोगों को पता था या नीचे के लोग कर रहे थे, अगर कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो कंपनी के खिलाफ भी होगी। और मैंने तो ओमिशन की भी बात की है, केवल कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ओमिशन की भी बात कर रहा हूं। राजीव पांडे, अगर आप कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई उन लोगों को उनके खिलाफ एफआईआर हुई, तो क्या प्राइमा फेसाई जो उस नगर पालिका को चला रहे हैं, जो शहर को चला रहे हैं, जो वहाँ की व्यवस्था चला रहे हैं, वो प्राइमा फेसाई आपको दोषी नहीं लगते? नहीं, देखिए, प्राइमा फेसाई दोषी ये बिना इन्वेस्टिगेशन के, जो डायरेक्ट किसी भी क्राइम में जो डायरेक्ट एक्शन होता है, पहले उनकी अरेस्टिंग होती है, फिर जाकर के जब इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ जाता है, तब जाकर के परतें खुलती है कि कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। और मैं एक बात बता देता हूं नीरज जी, इस क्रिमिनल एक्ट में जो लोग भी जिम्मेवार हैं, उसी को बख्शा नहीं जाएगा और सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो हमेशा कहा जाता है और हमेशा ये भी देखा गया है कि जब भी इस तरह घटना होती है तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है जो छोटे लोग हैं या जो बहुत रसूख के नहीं है, जिनका अभी प्रदेश में क्लर्क, गार्ड क्या करेगा? 500-700 आदमी खड़े, 2 गार्डों के खिलाफ एफआईआर आप कर रहे हैं। वो क्लर्क जो टिकट कोई बंटवा रहा था ना, उससे क्लर्क अपने मन से टिकट थोड़ी बांट रहा था, उससे किसी ने कहा होगा कि आप बेचिए, खुल के बेचिए। तो जिसने कहा था खुल के बेचिए, वो प्राइमा फेसाई आपको दोषी नहीं लगता? नहीं नीरज जी, जिन्होंने उस टिकट बेचने का आदेश दिया और जिन्होंने कहा खुल के टिकट बेचिए, वो सब लोग की बराबर की जिम्मेवारी है, जो टिकट बेच रहे हैं और जिन्होंने जो बिकवा रहे हैं। एफआईआर होनी चाहिए था ना उनके खिलाफ भी। एफआईआर, देखिए, एफआईआर में प्राइमा फेसाई जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद जो लोग उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा, उनकी अरेस्टिंग होगी। आप ये जान लीजिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी भी अरेस्टिंग होगी। ये तो भविष्य की बात आप कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसा होगा, वो तो ठीक है, होगा, होना भी चाहिए, हो क्यों नहीं होगा। 134 लोगों की जान गई है, इतना बड़ा हादसा मुझे नहीं याद रिसेंट पास में या पहले भी कभी मैंने इतना बड़ा सुना हो कि एक पुल गिर गया और इतने लोगों की देहांत हो गई, जिसमें 40 बच्चे हैं। आप सोच के देखिए, कल्पना करिए कितनी बड़ी घटना है ये। उस जिले और इस जिले के डीएम, एसपी और वहाँ के जो मेयर, नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई सस्पेंशन हुआ अभी तक क्या? नहीं नीरज जी, देखिए, इसमें अगर आप कोई एक्शन लेते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन के बाद में करो, थोड़ी एसआईटी बनी है, जो पहले 9 लोग अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, जब किसी गांव में डकैती पड़ जाती है तो वहां के थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन होती है क्या? नहीं, देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, थानेदार की जिम्मेवारी है जो उस इलाके में। तो यहाँ नगर पालिका की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जिसका काम है उस नगर पालिका को चलाए। नीरज जी, नगर पालिका के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे ओपनिंग कमेंट को सुनिए, मैंने कहा ये ओमिशन है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था और इसके बाद 26 के बाद वो चल रहा था, तो ये नगर पालिका का भी ओमिशन है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, एक्शन होगा, उनके खिलाफ भी होगा। कंपनी को तजुर्बा था क्या जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? ये भी खबरें निकल के आ रही है, वो तो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, LED बल्ब बनाती है, उसको क्या तजुर्बा था पुल ठीक करके चलाने का? यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तजुर्बा जिन्होंने उसको ठीक किया है, जो उनकी उस ब्रिज को जो रिपेयर का काम हुआ है, अब उस रिपेयर के बाद ये फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था, जिन्होंने खोल करके काम करना शुरू कर दिया। और जहां तक तजुर्बा की बात आप कर रहे हैं कि चलाने के लिए और उसको मेंटेन करने में अलग अलग चीजें हैं। चलाने के लिए कि भाई वहां पर आप टिकट बेचिए और उतने लोगों को जाने दीजिए, वो एक अलग चीज है, उसके लिए तजुर्बा। लेकिन जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको ठीक करने के लिए, वो भी जांच के दायरे में आएगा कि क्या उन्होंने अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया, क्या उस कारण से ब्रिज गिरा या ज्यादा लोगों के चढ़ने से ब्रिज गिरा या क्या हुआ। ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन से पहले नीरज जी ये बात नहीं बता सकते हैं हम। मैं आप मुझसे कई बार भी पूछेंगे, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति इसके बारे में नहीं बता सकता किसी को। आप ये मेरी समझ है। और मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से बचाव कार्य हुआ है, जो मैक्सिमम, देखिए, परिस्थिति है ऐसी कि इस पर कोई आदमी कह नहीं सकता, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा सर्टेनिटी से कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये किस कारण से टूटा, किसकी ओमिशन, किसके कमीशन। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई। जी, रोहन गुप्ता सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्लीज, मैं एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल कलर मत देने की कोशिश करिएगा प्लीज।
जी रोहन जी, बिल्कुल नीरज जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं गुजरात से हूँ और जिस प्रकार की ये घटना हुई है मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स की कहीं पे भी जगह है। पर एक चीज जरूर है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जो भी हो, वो पॉलिटिकल हो ना हो, मुझे लगता है ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मैं इसको नरसंहार गिनूंगा। ये छोटी घटना नहीं है कि जो परिवार के परिवार साफ हो गए, बच्चे इतने मृत्यु हो गए, पूरे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप चले गए, ये बिल्कुल छोटी घटना नहीं है। जो अभी मैं भाजपाई प्रवक्ता को सुन रहा था, देखिए नीरज जी, कभी भी कोई ऐसी घटना होती है, हम पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, पर जो जिम्मेदार लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, आपने कहा जैसे नगर पालिका की बात की, सबसे बड़ी जो मैं व्यक्तिगत तौर से मान रहा हूं कि अगर किसी ब्रिज को विदाउट सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट्स आप यूज करने दे रहे हैं तो ये तो एक क्राइम हुआ। यहाँ पे गुजरात में नए साल का दिन होता है, बेस्तु वर्ष बोलते हैं, जब यहाँ पे छुट्टी 7 दिन छुट्टी रहती है, तो सारे के सारे परिवार घूमने निकलते हैं, छोटे बड़े सारे परिवार के परिवार घूमने निकलते हैं। क्या उनको ये मालूम था कि ब्रिज को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया? वो तो जाएंगे। कई बार ये भी वीडियो में चलाया गया सोशल मीडिया पे कि कई लोग ब्रिज हिला रहे थे। अरे अगर आपको लगता है कि ब्रिज हिलाने से ब्रिज को क्षति हो सकती है तो आपके वॉलंटियर कहां पे थे अंदर? ये तो रोकने का आपको काम है। जिस कंपनी को उसको जो रिफर्बिशिंग का काम दिया या ऑपरेट का काम किया, अगर वहां पे व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे उसको ऑपरेट होने दी गई? मुझे नहीं लगता है कि अगर नगर पालिका चुस्त होती तो जिस दिन उन्होंने शायद प्राइवेटली उसका इनॉग्रेशन भी किया है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, तो क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों करने दिया गया? अगर आपने उस दिन बेस्तु वर्ष के दिन ब्रिज को ऑपरेट करने दिया गया तो ये तो जिम्मेदारी जो सत्ता में उसकी हो ही गई। आगे की जितनी भी चीजें हैं वो तो सेकेंडरी हो जाती है जी। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें से नहीं भाग सकती है। ये बहुत बड़ी घटना है और लीपापोती करने की जगह पे इसको स्वीकार करे और जिस प्रकार से एक्शन अभी होना चाहिए, मुझे लगता है और कड़े एक्शन की जरूरत है। सिर्फ 5, 7, 10 लोगों के अरेस्ट करने से मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना पे आप पर्दा डाल सकते हो। ये नरसंहार है, ये देश गुजरात की जो जनता है उसके खिलाफ है। मुझे लगता है कि सरकार को इसकी संवेदनशीलता को समझकर ऐसे कड़े एक्शन, और जो भी जिम्मेदार है, आज तक नगर पालिका के जो अधिकारी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहला तो उसका ही बनता है नीरज जी। अगर वो अलाउ ही नहीं करता विदाउट सर्टिफिकेट्स, अगर अलाउ नहीं करता, अगर वहां पे पुलिस को भेजा जाता, अगर पुलिस को भेजा जाता और ब्रिज पे किसी को अलाउ नहीं किया जाता तो मुझे बताइए घटना कैसे हो सकती थी? जी बिल्कुल। देखिए तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्लियर कट ओपन केस है। सरकार को इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई संदेह होना चाहिए कि किसकी गलती है। लोक प्रशासन का नियम ये कहता है कि जिम्मेदारी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो जब कोई गलती होती है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। मेरे 2 मित्र हैं जो गुजरात से ही हैं। प्रशांत जी, क्या ये एक भयंकर लापरवाही, अनदेखी का एक बड़ा नतीजा है या कुछ और है? सर, ये 100% एक नेग्लिजेंसी बाहर आती है। आप पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये ब्रिज 100 साल से भी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का था। इसकी एक बहुत ही प्रॉपर रूल्स फॉलो की जाती थी। 35 से 50 टिकट, जो पुराना जो ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज, जिसको हम झूलता पुल बोलते हैं, उसकी एक कैपेसिटी थी कि एक टाइम पे 35 से 50 लोगों को ही टिकट दिया जाता था। तब तो टिकट भी सस्ता था। और वो मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ क्योंकि मेरे नाना जी ने, खुद मेरे नाना जी ये पर्ची काटते थे वहां पर। जो आज जो सिक्योरिटी की हम जो बात कर रहे हैं, वो मेरे नाना जी ने भी वो पर्ची काट के सबको अंदर एंट्री दिया हुआ है। वो ऑफिशियल थे वहां। फिर ये ब्रिज 7 महीने से इनोवेशन पे चल रहा था। ओरेवा को दिया था, जो आपने ठीक बताया, जो बल्ब की कंपनी है, सिरामिक की कंपनी है, रिस्ट वॉच की कंपनी है। उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी चलो लोकल बड़ी इंडस्ट्री है तो पीपीपी मॉडल, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन प्लस ब्यूटिफिकेशन, जो प्राइवेट वाले अच्छा करते हैं उतना गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट के हिसाब से आप देख सकते हैं ब्रिज अभी भी जो कलरफुल जो दिखता है, तो ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा कर सकता है। पीपीपी मॉडल पे इसको दे दिया। अभी प्रसिद्धि के भूखे होते हैं लोग, नेता और ब्यूरोक्रेट्स प्रसिद्धि के भूखे होते हैं। ये इसका इनोग्रेशन, मतलब अचानक से ब्रिज बन गया तो बना, उसका क्वालिटी चेक और उसको अप्रूवल देना कि भाई कल से हम गो लाइव कर सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मतलब इनोग्रेशन होना चाहिए। इन्होंने जो ओरेवा के ओनर है, उन्होंने खुद ने कैची से इनोग्रेशन कर दिया, उनकी डॉटर को साथ में रख के। उसमें ना लोकल मतलब स्थानिक प्रशासन से नगर पालिका के ना चीफ ऑफिसर दिख रहे हैं, ना नगर पालिका के अध्यक्ष दिख रहे हैं जो राजकीय होते हैं, ना तो वहां के लोकल एमएलए दिख रहे हैं, ना एमपी दिख रहे हैं। मतलब कोई नहीं था और इन्होंने इनोग्रेट कर दिया। कर तो दिया, ऑपरेशनल भी कर दिया, गो लाइव कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अभी हमारे यहाँ सर दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है गुजरात का, जो 5 से 7 दिन तक चलता है और लोग फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। अगर पहले ही दिन इतना बड़ा जमावड़ा और ट्रैफिक दिखा, तो दूसरे तीसरे दिन नगर पालिका ने इसको किसी को नोटिस नहीं दिया कि
कि भी आपने किसके पूछने के बाद ये शुरू किया, कौन से आधार पे ये शुरू किया, तो इसको स्टॉप करवाया जा सकता था। अच्छा वो भी छोड़ो, कल संडे था, हाईएस्ट ट्रैफिक कल रहता है, तो संडे के दिन अगर इतना ट्रैफिक, इतनी पब्लिक दिखती है, तो स्थानिक प्रशासन और पुलिस, क्योंकि काफी टाइम हम देखते हैं कि जहां बड़ा जमावड़ा हो जाता है वहां पुलिस भी रोकने का काम करती है, जहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उससे ज्यादा ठीक 1-2 घंटे पहले आपके मेरे जैसे कोई बुद्धिजीवी वर्ग में से किसी ने बोला कि ये ब्रिज ओवर कैपेसिटी हो गया है, ओवर क्राउडेड हो गया है, इसको रोकने का ट्राई क्यों करो कोई, तो इसका ध्यान नहीं दिया और अचानक से ब्रिज गिर गया। तो स्थानिक प्रशासन, चीफ ऑफिसर और हम हर बार गुजरात जी, के प्रशांत जी। रिएक्टिव जी, ये तो मतलब और ज़्यादा विचित्र सी बात लग रही है कि कंपनी के उस मालिक ने जाके खुद ही फीता काट के उद्घाटन कर दिया, स्थानीय कोई लोग थे भी नहीं। ये तो मतलब गजब हो रहा है। क्या चल क्या रहा जपन जी वहाँ पे? ये क्या मतलब मजाक बना रखा है क्या? ये बड़ा ही लैप्स है और ऐसा लैप्स माफी के पात्र नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों की जान गई है। आज कोई बच्ची अनाथ हो गई है, कोई माँ बाप मर गए हैं, कोई तो पूरे कुटुंब के 12 लोग 7 लोग मारे गए हैं। राजकोट के जो एमपी है उनके ही दूरस्थ फैमिली में 12 लोग मारे गए हैं इस कैलेमिटी में। तो ये तो बिल्कुल ही ये बड़ा लैप्स है। अब ये जो ऑरेवा, ऑरपेट और अजंता ग्रुप है वो बड़ा ही लोकली काफी लोगों को रोजगार देता है, काफी रेप्यूटेड ग्रुप है और उनके एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरीज भी गुजरात में काफी लोग जानते हैं, सौराष्ट्र में तो विशेष करके। और मैं दुबई के सुपर स्टोर में गया था, वहां सिर्फ मेड इन इंडिया की 2 प्रोडक्ट दिखी थी, उसमें एक अजंता की क्लॉक थी। तो ये वहां का लोकली रेप्यूटेड ग्रुप है। ये लोग पहले भी ये ब्रिज संभालते थे। पिछले साल ये ब्रिज डायलपरेटेड सिचुएशन में आ गया, बड़ी जीर्ण अवस्था में गया 2021 में। तब स्थानिक प्रशासन ने उनको कहा, नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी ने, कि या आप इसे रिपेयर करवाइए या फिर हमें सौंप दीजिए, हम ये चलाएंगे। उसके बाद इस साल मार्च, उसके बाद इसका रिपेयर वर्क उन्होंने हाथ में लिया। मुझे लगता है ये मिसकैलकुलेशन उनका और ओवर कॉन्फिडेंस था। बहुत बड़ा लैप्स है, क्रिमिनल लैप्स ही है, इसको हमको ह्यूमन लैप्स नहीं कहेंगे। कि उन्होंने ये भरोसा किया कि हम जो इसमें ऑल्टरेशन कर रहे हैं, जैसे वहां पे लकड़ी का फ्लोर था, उसकी जगह ये स्पेशलाइज ब्रिज है, 1887 में बना हुआ, तब के राजा ने बनवाया था। स्पेशलाइज, ये कोई ऐसा ब्रिज नहीं है कि जिसकी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए, किसी भी आईआईटी की कॉलेज में जाए या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को रख दो और मिल जाए इसकी टेक्नोलॉजी, ऐसा ये ब्रिज नहीं है। तो ये उन्होंने लकड़ी की प्लेट निकलवा के एल्यूमिनियम की प्लेट लगवाई और वो काफी कॉन्फिडेंट थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उनकी, तो वेरी कॉन्फिडेंट कि 10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। और सारा लोकलाइज था, खाली उन्होंने नाम दिया था जिंदाल में से हम स्पेशलाइज एल्यूमिनियम लाए हैं, हनीकॉम। ठीक है जपन सर, देखिए तो ये पुल कितना मजबूत बना था, ये बहुत बड़ा लैप्स है। कैसा बना था? आपके सारे सवालों से सहमत हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। एक गुड विश मेरी, मेरा सवाल वही है जपन सर। देखिए पुल कितना मजबूत था, उसमें कौन सा लोहा लगा था, किस क्वालिटी का लगा था, ये सेकेंडरी है। इशू जब उसमें ये साफ दिख रहा है, अभी प्रशांत जी ने बताया कि उनके नाना जी स्वयं वहां पे काम कर चुके हैं और वो बता रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी एक बार में जा सकती है, फिर भी आप ये कर रहे हैं, तो ये तो फिर मतलब साफ साफ दिख रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस जानबूझ के कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है, इससे कोई बच नहीं सकता। वो इतना पतला सा पुल है कि उसमें 2 लोग एक साथ चल भी नहीं सकते ढंग से। ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं उस बात से भी सहमत हूँ जो रोहन ने कही कि वहाँ के जो चीफ ऑफिसर है, वहाँ की जो लोकल इकाई है, वो लोग भी इसमें जवाबदार है, क्योंकि इसमें पश्चात बुद्धि काम में नहीं लगती, अगम बुद्धि आपको काम में लगानी पड़ती है। प्रीएम्प्टिव आपको प्रिकॉशन के तौर पे ही वहां जाके बंद करवाना चाहिए। कॉमन सेंस, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है जी। थर्ड पार्टी चेक होना चाहिए इसका, ये भी नहीं हुआ था। ये तो बहुत ही बड़ी कुताही और क्रिमिनल ऑफेंस वाली कुताही है जी। राकेश सिरपारा जी, बहुत ही दुखद और हिला देने वाली घटना है ये। इतने सारे लोग नहीं रहे और उसमें साफ दिख रहा है कि जबरदस्त नेग्लिजेंस है। जी, सबसे पहले तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतकों के जो परिवारजन है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत सारी बातें हमने की और आपने भी बहुत तथ्य रखे हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि जिस कंपनी के पास अनुभव ही नहीं है, उस वैसी कंपनी को इतना बड़ा काम कैसे दिया गया। दूसरा है कि सुनने में ये भी आया है कि जो कलेक्टर थे, डीएम थे, वो उस कंपनी को ये काम देने के खिलाफ थे कि ये उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको किसी बड़े नेता का, पॉलिटिशियन का गांधीनगर से कॉल आया और उसको मजबूरन ये काम देना पड़ा। दूसरा यह है कि चीफ ऑफिसर ने ये बोला है कि वो इसके पक्ष में नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि ओपनिंग हो गया। तो इतना बड़ा काम पहले से ओपनिंग हो गया और उसके बाद उसको रोका क्यों नहीं गया। ठीक है, चलो आप
को पता नहीं था कि ओपनिंग करना था, हो गया, लेकिन आपको रोकना चाहिए। इतने सारे लोग जब छुट्टियों में वहां पर आ रहे, तो जैसे प्रशांत जी ने बताया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को पता नहीं था। दूसरा यह है कि कंपनी को जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? जब ये एमओयू किया गया होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होगी, उसमें ब्रिज की जो स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से कुछ डिसाइड हुआ होगा ना कि ये ब्रिज है वो इतना वजन सहन कर सकता है, तो उसके हिसाब से टिकट देनी चाहिए, उतने हिसाब से टिकट देनी चाहिए। क्यों इतने सारे लोग चले गए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? दूसरा कि जब आप प्राइवेटाइजेशन किसी चीज का करते हैं, चलिए उसको पीपीपी का नाम दे दिया, तो उसका अर्थ ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे कुछ बेटर करेंगे आप। और यहाँ तो बेटर करने की बात छोड़ दीजिए, जो था उससे भी स्टैंडर्ड गिरा दिया, तो इट्स अ क्लियरली क्रिमिनल ऑफेंस। वो कंपनी ही कसूरवार है, उसके ऊपर एक्शन 100% होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल विल की। तो जब हम वोट मांगने जाते हैं, तो वोट मांगने के लिए जाते हैं तो ये ऑफिसर्स के नाम पर या जो छोटे मोटे जो प्यादे होते हैं उनके नाम पर नहीं मांगने जाते हैं। आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर, अपने चेहरे को लेकर वोट मांगने जाते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको सुविधा देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। तो जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तब जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर क्यों डाली जाती है? नगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटी का बनाया हुआ ये ब्रिज था, और म्यूनिसिपैलिटी में 52 में से 52, 52 में से 52 निगम पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सूरत में आपको पता होगा कि ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। सूरत में तक्षशिला में बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था 2019 में। 22 बच्चियां जो जलकर मर गई थी प्रशासन की लापरवाही की वजह से। प्रशासन के पास सीडी नहीं थी, फायर की सुविधा नहीं थी, उसकी वजह से आज तक 3 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला है। वो उनको कोर्ट में जाना पड़ा है, सरकार ने अपने तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया है। एक भी गुनहगार को अब तक सजा नहीं हुई है। तो ये स्पष्ट तरीके से भ्रष्टाचार है। इसकी बड़े पैमाने पर सिर्फ ये छोटे सिक्योरिटी गार्ड को और उनको अंदर करने से कुछ नहीं होगा। जो उनके लिए बड़े स्तर पर जो सही में रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों को ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा जी। तभी ऐसे हादसे अपना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे हादसे हो गए और उसमें एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए इन भ्रष्टाचारियों की, इन क्रिमिनल लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि कुछ नहीं होने वाला है जी। पांडे जी, कई सारे सवाल इस चर्चा में निकल के आए हैं कि अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कंपनी ने अपने मन से सब कुछ कर दिया। अभी आपको लगता है कि ये एक नेग्लिजेंस वाला मामला है और धीरे धीरे चलेगी? साफ साफ बड़े लोगों को इंगित नहीं करना चाहिए? इसमें धीरे धीरे कुछ नहीं चलेगी, बड़ी तेजी से चलेगी। दो बातें हैं। देखिए, रोहन गुप्ता जी ने भी और दो और जो है उन्होंने कहा, मैं उन दोनों व्यक्तियों की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और इसमें जो लोग, चाहे वो कंपनी के लोग हों, कॉन्ट्रैक्टर हों या नगर निगम का जो ओमिशन है, उन सारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होकर के कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। उसको मैं तो किसी की भी बात का कोई मतलब ये नहीं कह रहा हूं। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन आपके इस हृदय विदारक घटना के बावजूद भी एक पार्टी है जो कह रही है कि सुनने में आया है ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, स्पिट एंड फायर, स्पिट एंड रन। क्या है? सुनने में आया है कि किसी ने कहा है कि कलेक्टर इसके पक्ष में नहीं था, ऊपर से फोन आया, उसमें उस फोन लाइन पे केजरीवाल जी भी थे, उन्होंने सुन लिया, ऊपर से अहमद गांधीनगर से फोन आया, कलेक्टर के बीच में, वहां केजरीवाल जी काटा। बीच में मत बोलो भाई, ओ भाई, मैंने ये बहुत सीरियस डिबेट है, कोई तुतु में आपने जो बात की मैंने उसकी मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। मैं तुतु में नहीं हूं। आपने बोला, मैंने एक शब्द में हाथ जोड़ करके विनती नहीं, प्लीज ये विषय, मेरी बात सुनिए ना, आप अपने टर्म में बोलिएगा। मुझे पूछा गया है, मेरे हिसाब से मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात की है और 2 वरिष्ठ लोगों ने जो इम्पार्शियल है, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। लेकिन ये जो कांटा लगा के बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल नाम का जो व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सुनने में आया है, आप जरा डिबेट को रिवाइंड करके देखिए। क्या कोई व्यक्ति ऐसी राजनीति कर सकता है? राकेश जी अपनी टर्न, राकेश जी पर कर सकता है। राकेश जी जब आपके बारी आई तो आप काउंटर करिएगा जी। हाँ राजीव, मेरा कहना है कि मैंने कहा ना, प्रशांत गढ़वी जी और जपन पाठक जी और गुप्ता जी हैं, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे विपक्षी नेता के। उन्होंने जो कहा, मैं उनकी बात को भी मानता हूं कि इसमें नेग्लिजेंस, ओमिशन एंड कमीशन है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें
आप इस घृणित राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों? आपने क्या कहा है आपके चैनल पर कि उधर से किसी ने फोन किया, कलेक्टर को दबाव बनाया, इसलिए इतने लोग मर गए। ये इनका आरोप है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जिन लोगों की जिम्मेवारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई होगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, और आप विद इन ए वीक आप देखेंगे कि इस जांच में कौन लोग जो जिम्मेवार है। वो नहीं होता, आप एक ही वीक के बाद इसी डिबेट पर रखिए कि क्या इसमें एक्शन हुआ है। और जहां तक है, मैं व्हाट अबाउटरी में आज नहीं जाऊंगा कि किस स्टेट में कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई। नहीं, वो हर दुर्घटना में लोगों की जान जाती है, और जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, और उसके लिए सरकार काम करेगी। यही आपसे उम्मीद भी, और यही सारी सरकारों से उम्मीद। और आपने एक बड़ी बात कही कि हफ्ते भर के अंदर हम लोग देखेंगे, ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। 134 लोगों की जान गई है, और इसमें साफ नेग्लिजेंस दिख रहा है। ये आपराधिक घटना जैसी लगती है कि आप इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और कोई उसको देख नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा है, तो इसको ये नहीं कह के टाला नहीं जा सकता कि SIT बनेगी, फिर वो 6 महीने जांच करेगी, फिर वो रद्दी की टोकरी में धूल खाएगी उसकी रिपोर्ट। ये नहीं हो सकता। फौरी न्याय इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है। बाकी जगहों के लिए ऐसी बहुत सारी जगहों पे चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप नेग्लिजेंस कर रहे हो और दुर्घटना हो सकती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे वो DM हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, 134 लोग मरे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। बोलिए राकेश जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। पॉलिटिक्स मत करिएगा इसमें। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। इंडिया टुडे का गुजरात का पोर्टल है, गुजरात तक उसकी ये खबर है। आपको चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा। हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। और आज आपको आपका जवाब देने का वक्त है। आज कम से कम अपना गुरूर कम करिए, शर्म लाइए आंखों में। आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपके अहंकार की वजह से इतने लोग जो है उनकी जान गई है। सबसे पहले ये स्वीकार करिए। और आप बोल रहे हो कि 3 दिन में या 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, तक्षशिला में अग्निकांड में 22 बच्चियां जलकर मर गई, क्या आपने कार्रवाई की? जहरीली शराब पीकर जो लोग मर गए हैं, क्या कार्रवाई की? पेपर लीक कांड में आपने क्या कार्रवाई की जो इसमें आप कर लेंगे? लोग आपका क्यों भरोसा करें? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, जहां 3 साल हो गए, FIR हुई, हुआ और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। देखिए, किसी आदमी 3 साल लग गए और यहाँ सजा मिली, लेकिन आप ये फिर 19 में हुआ, आप बोले चार्जशीट हुई है, उसका ट्रायल चल रहा है। प्लीज आप इस चैनल पर अगर 3 साल तो उस विषय पर है, तो चार्जशीट होती है, एक प्रोसेस होता है ना। आप बताइए, कल के जो 2-3 मंत्री जेल में, उनको कल फांसी दे दे क्या सरकार? घूस खाने के लिए वो 3 लोगों को कल फांसी पे चढ़ा दे क्या? ड्यू प्रोसेस होगा ना सर, ड्यू प्रोसेस होगा साहब, ड्यू प्रोसेस होगा। प्लीज आपसे अनुरोध है, ड्यू प्रोसेस। कल आपके 2-3 मंत्री जेल में हैं, उनको कल फांसी पे चढ़ाए। ED का केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, चोरी का केस है, तो उनको भी ट्रायल की हो रही है। गुजरात की बात हो रही है, मुद्दे को मत भटकाइए। 19 में चार्जशीट हुआ है ना सर, चार्जशीट के बाद ट्रायल चल रहा है। मत भटकाइए, बड़े जर्नलिस्टों को भी फेयर ट्रायल मिला है। प्लीज आप ना क्या है, मत फैलाइए, आपसे अनुरोध है जी। अजर रुकिए, नहीं है हमारा, प्लीज दोनों लोग रुक जाइए। इस विषय पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप की डिबेट, जो कि आज मैं नहीं हूँ कि करें। रोहन जी से मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, बाकी लोगों से भी, कि इतनी दुखद घटना को इतना पॉलिटिकल कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ी सी गुजरात की बात कर लेते हैं कि इस समय मूड माहौल क्या चल रहा है वहाँ पे। प्रशांत जी, आपसे शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक दल वाले हमारे भाई लोग जवाब देंगे। प्रशांत जी, क्या रहा है इस समय गुजरात में चुनावी दृष्टि से? देखिए, चुनावी माहौल में तो थोड़ा पॉलिटिकल फॉग इसलिए है कि जो हम चुनाव का जो एक्साइटमेंट जो होना चाहिए वो जनता में नहीं है, सिर्फ राजकीय दलों में है। पिछले 3-4 महीने से उनके बीच में सब कुछ चल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस बहुत साइलेंट है। अंदरूनी कुछ काम चल रही है कांग्रेस में, ऐसा PM साहब ने बताया ओपन फोरम में। कांग्रेस खुद नहीं जानती थी कि हम भी वो खटिया बैठक कर रहे हैं, साइलेंटली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो PM साहब ने उनको मतलब बताया कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो ओवरऑल, और प्लस फेस्टिवल सीजन आ गया। एक्चुअली कल आज तो PM साहब का जो भी 2 प्रोग्राम थे, 30 बाद में करना, शुड आई कंटिन्यू?
हाँ, जल्दी से सर करिए, कंटिन्यू करिए। तो ओवरऑल वही कि पीएम साहब के 2 प्रोग्राम है, तो हम तो 1 या 2 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लेकिन ये हादसा हुआ तो 2-3 दिन और शायद एक्सटेंड हो जाएगा, कभी भी आ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। उनकी इंटरनल प्रोसीजर कैंडिडेट सिलेक्शन की चल रही है। यहाँ पर मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं कि मुद्दे तो वहीं के वहीं है, गुजरात का इलेक्शन हो या देश का इलेक्शन हो, मुद्दा वहीं का वहीं रहता है। सिर्फ ये सब चीजों के बीच में लोगों को घसेड़ा जाता है और ओवरऑल इलेक्शन आता है, चला जाता है, लेकिन अभी भी जनता के मुद्दे का रिजोल्यूशन पता नहीं है। ओवरऑल महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 इस बार गुजरात में भी बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जो आज तक हमने नहीं देखे थे गुजरात में। गुजरात में हिंदुत्व पे ज्यादा बात हो रही थी, हिंदुत्व के भी आप देख ले सकते हो कि उसके प्रेशर में आके यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी गठन, कमेटी का गठन कर दिया है, या मतलब बोल दिया है गुजरात सरकार ने कि अगर रिपीट हो जाएगी तो सरकार गठन करेगी कमेटी का और यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका इम्प्लीमेंटेशन का ट्राई करेगी। तो ये वापिस एक हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। तो मुद्दे के आधार पे बात नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है, और ऐसे में इलेक्शन आ जाएगा, फिर लोकल लेवल पे लोकल फेस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्शन खत्म हो जाएगा। रोहन जी, आप लोग बहुत साइलेंट है क्या गुजरात में? नीरज जी, वो तो आने वाला समय दिखाएगा, बट एक महत्वपूर्ण फर्क जो मैं इस बार देख रहा हूं कि जो भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है, कई दिनों से प्रधानमंत्री जी वहां पे बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि उनको मालूम है नाराजगी बहुत ज्यादा है। और नीरज जी, पिछले चुनाव में जहां बीजेपी 99 पे सिमट गई थी, इस बार उससे मुझे लगता है 10 गुना ज्यादा बुरा हाल जनता के बीच में है। सारी उनकी उन्होंने बीच में गुजरात गौरव यात्रा की, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसकी जगह इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता स्थानिक स्तर पे, माइक्रो लेवल पर, घर घर जाके जो हमारे वचन हमने दिए हैं, जो हमने दूसरे राज्यों में पूरे किया, हम उसकी बात कर रहे हैं, जनता की समस्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर से हिली हुई है। उन्होंने दूसरी एक पार्टी को भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया कि कुछ भी करके वोट डिवीजन, वो भी उनके लिए बैकफायर होता साबित हो रहा है। तो अंदर से मैं, देखिए, आपने जब बात शुरू की, मैंने कहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर जो भ्रष्टाचार है यहाँ पे, जो घोटाले गुजरात में चल रहा है, उसका एक ट्रेलर मोड भी में जरूर दिखा है। ये तो एक बात, ऐसी 50 चीजें हैं जो गुजरात में 27 साल के जो उन्होंने एक आभासी चित्र क्रिएट किया था, इस बार वो टूटने वाला है। दूसरा नीरज जी, जो एक महत्वपूर्ण बात करो, हर बार चुनाव के पहले कैसे उसको कम्युनल रंग दिया जाए, हिंदू मुसलमान की बात की जाए, इस बार ये मुद्दे भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि जनता थक चुकी है महंगाई से, जनता थक चुकी है बेरोजगारी से, जनता थक चुकी है भ्रष्टाचार से। आज 18 डिफरेंट लोग, आंगनबाड़ी बहनें हो, पुलिस कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हो, ऐसे 18 अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो उनका अहंकार है कि नहीं हम कुछ भी करेंगे और जनता माफ कर देगी, हम लोग उद्घाटन करेंगे, हम लोग शोमैनशिप करेंगे, जनता उसके इस बार नहीं आएगी। रोहन जी, जो दो सर्वे हैं, सी वोटर का और टाइम्स नाउ ईटीजी का, वो दोनों सर्वे तो बड़ी भारी जीत दिखा रहे हैं बीजेपी की। नीरज जी, मैं आपको 5 साल पहले के 5 सर्वे आपको दिखाऊं, और 5वां सर्वे में हाईएस्ट सीट जो कांग्रेस को मिल रही थी वो 36 थी। 5 सर्वे थे, 5 सर्वे में मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी को 36 सीट दी थी। आज मुझे बताइए, जब चुनाव के परिणाम, हम सर्वे की क्या बात करें, देखिए आभासी चित्र से जो दूसरी जो आम आदमी पार्टी भी आई है, एक माहौल बनाने में कि हमारा ये चल रहा है, आपके ग्रास रूट पे वर्कर कहां पे है? कहीं ना कहीं आप बीजेपी के एजेंडा के साथ में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट डिवीजन में जा रहे, पर नहीं होगा। जनता समझ रही, गुजरात की जनता को मालूम है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना जरूरी है, और इसीलिए हमने इस बार, अरे आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक रही है, आप तो है नहीं लेवल पे। कैसे आम आदमी पार्टी के लिए आप कहीं नहीं है, मैं हूं। वो ताल उन्होंने देखे। नीरज जी, वो तो उत्तराखंड में भी ताल ठोकी थी, और ताल ठोकने के बाद एक 1.25% वोट मिला, और 1.25% वोट मिलने के बाद उनका सीएम का जो फेस था वो बीजेपी में जाके जुड़ गया। तो ये तो हर राज्य की इनकी कहानी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट से ही अगर सरकार बनती तो क्या चाहिए था? आज जो बीजेपी जिस रास्ते पे चली, आम आदमी उसी पे चल रही है, पर हकीकत कुछ और है, और इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कोरोना के टाइम की बात हो रही है जी, उसके बाद दिल से लगा हुआ है। 27 साल पावर में नहीं होना बहुत बड़ी चीज है, फिर भी कार्यकर्ता क्यों है? क्योंकि जनता का समर्थन है, जनता हमारे साथ खड़ी है। और इस बार आप देखेंगे कि जो परिणाम आएंगे, जो भी अहंकार, जिन्होंने जो अहंकार किया, उसका ट्रेलर अभी जनता दिखा रही है, उसका फाइनल पिक्चर जिस दिन परिणाम आए आपको दिखेंगे। पर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो बीजेपी की सरकार है, जैसे कर्नाटक में 40% कमीशन बोला जाता है, वैसे भी गुजरात में भी वैसे ही 40% कमीशन सरकार है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में घोटाला, और ये घोटाले धीरे-धीरे कितना आप रोकोगे? आज ऊपर वाला भी तो है, ऊपर कहीं ना कहीं आप करोगे। हर चीज की एक अति होती है, आज वो अति सर पे इनके बोल रही है। जो भी कैंपेन कर रहे हैं, जो भी एजेंट पांडे जी बुरी तरह से फेल हो रहा है, क्योंकि गुजरात की जनता समझ के ये परिवर्तन का समय है। पांडे जी, पोल
जो आ रहे हैं सारे ओपिनियन पोल वो आपके पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन रोहन जी कह रहे हैं कि पोल पे उतना भरोसा मुझे नहीं है। पहले भी ऐसे पोल आते रहे हैं और अगर पिछले कई सारे चुनाव में देखें तो ये चैलेंज रहा है। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति है, क्योंकि यूसीसी की चर्चा आप लोगों ने शुरू कर दी? नीरज जी, जहां तक यूसीसी की चर्चा है 2019 के मैनिफेस्टो में है, और ये यूसीसी आर्टिकल 370 राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, ये सब सारे विषय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहे हैं। तो कोई वो हमारे कुछ समय लग सकता है, क्योंकि कांग्रेसी लोग बार बार कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, फिर तारीख आ गया। आर्टिकल 370 के बारे में भी कहते थे ये केवल बोलेंगे करेंगे नहीं। आर्टिकल 370 के साथ साथ 35 कैपिटल ए को भी डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, उस सब बातों को छोड़ देते हैं। तो दो बातें हैं। रोहन जी ने कहा कि आप इस पर मत जाइए, जो ओपिनियन पोल है, आप जाइए पिछले बार के चुनाव पर। नो डाउट कांग्रेस का 27 साल से बाहर रहने में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो पिछली बार था, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जातिगत कारणों से जातीय दंगे कराने की कोशिश की। उन्होंने एक ओबीसी लीडर को उनके साथ कुछ एक्सपेक्ट था, उसमें आपने देखा कि पूरे गुजरात को जलाने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। इसके बाद दलितों को भी, मतलब हिंदू समाज को, जो ये बाहर फॉरेन फंडिंग के थ्रू, जो अभी आप उसके बाद उसका सेकंड पार्ट पीएफआई है, तो उस फॉरेन फंडिंग के तहत गुजरात में लेबोरेटरी बना करके जातिगत दंगे कराने की कोशिश हुई थी, और उससे 3 लीडर बनाए गए थे। ये तीनों लीडर इनके लिए काम कर रहे थे, चाहे वो हार्दिक पटेल साहब हो, अल्पेश ठाकुर जी हो और जिनेश मेवानी जी हो। ये सब करने के बावजूद अरे दो तो आपके आ गए। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है ना, वो 1.5% बढ़ा। पांडे, लेकिन उसमें से आपके यहाँ आ गए कुछ लोग, वो जो मेरी बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आज देखिए, उनको समझ में आ गया कि उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा था। वो देशभक्त लोग हैं, हमारे में आ गए, क्या हो गया इसमें? कल को किसी को भी लग सकता है। हमारे साथ एक कांग्रेस के प्रवक्ता, नाम नहीं लूंगा, इतने ज्यादा डिबेट कर रहे थे, 3 दिन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिस दिन कैप्टन साहब ने छोड़ा। तो ये सब देखिए, पार्टी में डिबेट करना। मैंने आपको 2 बातें कही। ये 99 सीट पे भारतीय जनता पार्टी है, ये उससे भाजपा का वोट कम नहीं हुआ था। 1.5% वोट पिछले चुनाव में भी बढ़ा था। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसा है, वैसा है। देखिए, जो दिक्कत है वो जनता को पता है। अगर रोहन गुप्ता जी का कोई पुराना डिबेट निकाल लीजिए यूपी चुनाव से पहले का, सेम लगेगा कि ये देखिए रिपीट हो रहा है। ये कह रहे थे कि आंधी है प्रियंका गांधी जी के नाम पे उत्तर प्रदेश में, और 6% वोट था कांग्रेस के पार्टी से, वो लगता है 1 या 1.5% पे निपट गया। 1 सीट आया, वो भी धोखे से, कोई इंडिविजुअल चुनाव जीत गया, नहीं कांग्रेस के नाम पे 0 लड्डू आया। मैं क्या कह रहा हूं, आप भी जनता के बीच में, हम भी जनता के बीच में जाएंगे। अगर हमने काम नहीं किया, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में टाइम में भी कहता था, अगर हमने काम नहीं किया है तो हम चुनाव हार जाएंगे। 27 साल से गुजरात की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, तो ये तो आप मानेंगे ना कि हमने कुछ किया होगा। या तो ये हर चुनाव में 2 ही बात होती है, किसी भी डिबेट में बातें करेंगे, फिर चुनाव हार जाएंगे, फिर बोलेंगे कि इन्होंने जनता दे दिया बीजेपी को वोट। तो जनता दे दिया बीजेपी को वोट, तो कोई कारण होगा ना देने का। आपको क्या लगता है जी? जनता जनार्दन है, जो जनता भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जनता जनार्दन कहा जाता है। तो 27 साल तक हमको दिया जा रहा है। 2 बार चुनाव हुआ, 26 14 से। पांडे जी रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है सर, अब ब्रेक से लौट के आते हैं। लेकिन अगर याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं इस यहाँ जब दोबारा आए तो आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखते हैं। जपन और राकेश के पास भी चलेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है गुजरात पे। हमने मोरबी की बातचीत की और अब थोड़ा गुजरात के चुनाव की चर्चा करें। जपन से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं राकेश के पास जाऊंगा। राकेश जी, भाई दावे और ये सब तो बहुत होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसा कि रोहन जी कह रहे हैं कि आप फाइट में है नहीं कहीं पे, और उत्तराखंड जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप किस बिना पे ये बात दावे करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में भी ये चीज़ें नहीं निकल के आ रही। सबसे
सबसे पहले तो ये होता है कि भाई जब कोई नई पार्टी होती है तो एग्जिट पोल वगैरह में वो कम सीटें ही दिखाई दी जाती है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, पंजाब में भी ऐसा हुआ, नतीजे हमारे सबके सामने हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने तो क्या क्या बयान दिए हैं मुझे उस पर नहीं जाना है। फिलहाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का जो 27 साल का कुशासन है, लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मोरबी की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये प्रमाण है। और ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसीलिए नेशनल मीडिया के, स्टेट मीडिया के नजर में आ रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, हर एक कोने में ये जो करप्शन है उसकी बदबू आ रही है। आज 27 साल के शासन के बाद किसी अगर एक पार्टी का शासन रहा है तो होना यह चाहिए कि प्रदेश की ऑलमोस्ट सारी समस्याएं, मैं नहीं कहता कि सारी समस्याएं, लेकिन मेन मुख्य समस्याएं तो कम से कम सॉल्व हो जानी चाहिए। आज हालत यह है कि भाजपा गवर्नमेंट स्कूल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने चाहिए उसकी जगह पे कम कर रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की सारी जो हालत है हमने कोरोना के टाइम पर देख ली। गांधीनगर में आप देख लीजिए पिछले 6 महीने गुजरात का एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने गांधीनगर में डेरा नहीं डाला हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो। लेकिन तो राकेश जी, एक तथ्य जो है ना, जो बार बार लोगों के दिमाग में आता है, अगर आप लोग इतनी सब बातें कहते तो 27 साल से सरकार में कैसे हैं? फिर कुछ तो किया है ना। 27 साल के से सरकार में इसीलिए है क्योंकि इनके पास, जनता के पास अब तक विकल्प नहीं था। जो कांग्रेस क्यों? अच्छा, कांग्रेस विकल्प है। आप रोहन जी को विकल्प ही नहीं मानते? मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये CNBC नेशनल टीवी चैनल है। हाँ, इंटरनेशनल है। हाँ, सॉरी, इंटरनेशनल है CNBC। इंटरनेशनल है, हाँ। ठीक है, चलिए। लेकिन जो गुजरात की जो रीजनल न्यूज चैनल है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आएगा तो वो डिबेट करने के लिए नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि इनको कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस को ये लोग डील कर सकते हैं, इनके साथ ये टैकल कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के। अरे यही बात तो कांग्रेस वाले कहते हैं। देखिए, रीजनल चैनल के बारे में ये सब जो आप लोग कह रहे हैं, मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रही बात, रोहन जी भी कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है, वो कहते हैं आप उनकी बी टीम है। मैं ये जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट तो पता नहीं क्या है। अब ये तो ग्राउंड पे भी जपन से पूछ, जपन क्या फैक्ट है भाई, क्या माहौल है, कौन किससे लड़ रहा है, नंबर 2 पे कौन है? आराम पांडे जा रहा हूँ, वहीं से कंटिन्यू करिएगा आप। नंबर 2 पे अब रोहन जी को अब पसंद नहीं है। हर एक पार्टी ये कहती है कि हम जीतेंगे, लेकिन अब जो सर्वे दिखा रहे हैं, जो रिसेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और जो माहौल हम जो देख रहे हैं, और मेहनत हम जो देख रहे हैं, वो सब में तो बीजेपी अपर हैंड में है। और ये ट्रैकर तो बदलता रहता है, ये रोहन की बात सच है। पिछली बार इलेक्शन में जो सर्वे के रिजल्ट शुरू में बीजेपी को काफी बढ़त देते थे, जैसे इलेक्शन का दिन आया काफी कम होता गया दो पार्टी के बीच का गैप। तो ये तो ट्रैकर है, तो ये तो बदलते रहेंगे फिगर। लेकिन यहाँ का अगर हम माहौल देखें और रिसेंट रिजल्ट्स देखें सारे ही लोकल इलेक्शंस के, बाई इलेक्शंस के, अब ऐसा भी नहीं है कि लोकल इलेक्शन बाई इलेक्शन हो गए तो ऐसे ही विधानसभा का परिणाम आएगा। लेकिन अगर हम देखें गुजरात के लोगों की स्टेबिलिटी के प्रति चाह, लीडरशिप नरेंद्र भाई मोदी की, और 3-4 फैक्टर्स अगर हम देखें, सिक्योरिटी का जो प्लांक है उसमें बीजेपी हमेशा आगे रहती है। तो ये सारे महद इश्यूज होते हैं इलेक्शन में यहाँ पे। बाकी सब इश्यूज बदलते हैं। इस साल लट्ठा कांड का इश्यू आ गया, यानी वो जो लिकर का जो इश्यू होता है उसमें कुछ लोग मारे गए। इस साल पेपर लीक हुए, उसका भी इश्यू आ गया। लेकिन जनता ये एक के बाद एक भूलती जाती है ये इश्यू। और सदाकाल इश्यू जो बीजेपी के फेवर में रहते हैं, एक तो उन्होंने जो काम किया है पानी और बिजली का, जो 80s 90s में सबसे बड़ी गुजरात की समस्या हुआ करती थी, तो ये बेसिक इश्यू जो पानी और बिजली का है वो उन्होंने सॉल्व किया। बाकी आपने अभी अभी देखा होगा कि सेमीकंडक्टर का नया कारखाना यहाँ पे बनेगा, ईवी का सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पे बनेगा, गीगा फैक्ट्री हाइड्रोजन की एनर्जी की सबसे बड़ा प्लांट यहाँ बनेगा, ट्विन एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की सबसे बड़ी कच्छ में बन रही है जी। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ होगा। तो काफी सारे ऐसे नहीं है कि वर्क भी नहीं है, वर्क भी है, नरेंद्र भाई की मेहनत भी है, स्टेबिलिटी देने की उनकी ताकत भी है, हिंदुत्व भी है। अगर आप उसमें गिन ले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो बीजेपी को अपर हेड पे अभी भी बनाए रखती है। बाकी आपका कोई चांस नहीं है सत्ता में आने का, ये बड़ा साफ कह रहा हूँ। कांग्रेस और आपके बीच में सेकंड नंबर की फाइट भी है, कांग्रेस ही आगे रहेगी। आपने अगस्त में एक पीक ले ली थी, लेकिन उसके बाद उनका वो डाउन जा रहा है।
अभी कांग्रेस और जोर लगा रहा है, उनकी 5 एकता यात्रा भी शुरू, कई बार एकता यात्रा नैरेटिव्स तो कांग्रेस की थी, का भी हाइप हो जाता कांग्रेस है। की एकता हाँ। ये यात्रा भी होगी 5, तो कांग्रेस अपना एक नैरेटिव बनाने के, एक जोर लगाने की दिशा में है अब। तो आपका, मैं समझता हूँ अगस्त में जो हाइट ले लिया था, अर्ली पीक ले लिया था, अब कांग्रेस पीक लेने की तरफ आगे बढ़ रही है आपके कंपेयर में अगर हम देखें। जी जपन जी, रोहन जी बहुत क्विक कमेंट, उसके बाद पांडे जी के पास। ये एक नैरेटिव्स में कई बार बन जाता है, उसमें हम लोग भी अछूते नहीं होते। कई बार क्या होता है, दूर से चीज़ें बड़ी डिफरेंट दिखाई देती है कि अच्छा माहौल बन गया उनका, तो इसलिए कई बार मैं शो भी करता हूँ कि माहौल क्या चल रहा है, तो फिर प्रशांत जी जैसे लोग हमारी मदद करते हैं कि ग्राउंड से बताइए, जो एक नैरेटिव बन गया उसको तोड़ने में मदद करते हैं। रोहन जी आप इशारा कर रहे थे कुछ रिप्लाई करने के लिए, फिर उसके बाद पांडे जी के पास जाऊँगा मैं। नीरज जी देखिए, जो अभी कहा जा रहा था, जपन भाई ने भी बात की, काफ़ी चीज़ें जिसमें मिस हो रही है, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी गुजरात का चुनाव देख लीजिए, जब मोदी जी यहाँ पे थे, आखिरी जो 15 दिन होते थे वो किस पे जाते थे? हिंदू मुसलमान, फतवा, ये वो, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जैसे आखिरी चुनाव में भी पाकिस्तान आ गया, मनमोहन सिंह जी आ गए, तो ये चीज़ें उनकी मजबूरी है। अगर किसी ने काम किया हो नीरज जी 27 साल तक, तो उसको ज़रूरी नहीं है, उनको अपने विकास के काम पर विश्वास होना चाहिए। आज जो विकास की बात करें, मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा। जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा जो ऋण है गुजरात की जनता के सर पे, भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में 6-7वें नंबर पे आ गया, मानव सूचकांक में कभी 21वें नंबर पे गुजरात पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार से लेकर हर सूचकांक में गुजरात कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। ये हकीकत है। जनता नाराज क्यों होगी? और मैं सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे जो कहना चाहूंगा, जो ड्रग्स की बात है, गुजरात में नीरज जी कभी इतना ड्रग्स का जो व्यापार कारोबार जो अभी बीजेपी के समय में इस सरकार में हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ है। कोविड मिसमैनेजमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी, अभी उन्होंने कहा कि हमारे लोकल बॉडी में हम जीत के आए, तो पूरी की पूरी सरकार क्यों बदलनी पड़ी? ये पहली बार हुआ नीरज जी, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री सारे के सारे क्यों बदलने पड़े? अगर जनता खुश थी तो वो लोग कंटिन्यू करते, उसी के नाम पे वोट मांगते। तो कहीं ना कहीं जो रियल पिक्चर पे पर्दा डालने का बीजेपी का प्रयास है, ये प्रयास इस बार नहीं चलने वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जनता शांत है, जनता अपना मूड बना चुकी है, और जो परिणाम आएंगे, जो लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनके ओवर कॉन्फिडेंस को मुझे लगता है जबरदस्त झटका इस बार जनता देने वाली है। और जो रोज जो इंसिडेंट्स बन रहे हैं, अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले नकली शराब जी सर से 100 से ज्यादा लोग मृत्यु हो गई, नेशनल मीडिया में उतना नहीं चला, ये छोटी चीज नहीं है। आप बोल रहे हैं गुजरात में विकास मॉडल 100 लोग कैसे मर गए नकली शराब से, एसिड पी के 100 लोग मर गए। तो मुझे लगता है ये हकीकती जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, आभासी चित्र द्वारा, बड़े बड़े उत्सवों के द्वारा, मीडिया मैनेजमेंट से जो उसको छिपाने का प्रयास हो रहा है, इस बार बीजेपी उसमें सफल नहीं होगी। पांडे जी आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने जो बातें की उसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी जपन पाठक जी ने जो बातें बताई, देखिए, अगर आप जाकर के देखें कि ग्रोथ रेट जब मोदी जी वहां सीएम थे उसके बाद भी जो ग्रोथ रही, जो ग्रोथ इंजन है, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट वहां हुआ, जो अभी हो रहा है। एक समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पानी के लिए हाहाकार मचता था, आज ट्राइबल बेल्ट में 24 घंटे बिजली रहती है, पानी पहुंचा। मैं इस सब विषयों पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी गुजरात जाता हूं, रोहन भाई तो गुजरात से ही हैं, कह रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना है ना कि कोई व्यक्ति कह दे कि गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ और इन्वेस्टमेंट नहीं आया, गुजरात डेवलप नहीं हुआ, गुजराती आगे नहीं, गुजरात के लोग आगे नहीं गए, तो ये हास्यास्पद विषय। देखिए, कमी रह जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हो गया है। और मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि इस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी करती है, ये देखो झूठ का पुलिंदा है ये पार्टी। यही बात ये गोवा में भी कर रहे थे, ये झूठ ना फेंकते हैं कि झूठ फेंकेंगे कुछ तो बचेगा, यही बात ये उत्तराखंड में भी कह रहे थे, यही बात ये तो एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए थे, जब करा के आ गए। अब क्या है, दिल्ली में बार बार बात करते हैं, दिल्ली में 2 बार एमसीडी का चुनाव हुआ है, बड़ी तरीके से। बीच में मत बोलिए, आप बोले, मैंने बोला, ये मैं झूठे लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाता, प्लीज आप मत बोलिए, आप बोलेंगे तो मुझे चुप होना पड़ेगा। मैं काम कर रहा हूँ, आप चुप रहिए भाई, हल्ला मत करो भाई, इसे हल्ला के लिए डिबेट नहीं है, प्लीज। राकेश जी प्लीज मत बनो। राकेश जी अपनी अपनी बारी में हम लोग, मतलब हम आवाज अड्डा में हम लोग, देखिए जो जिससे पूछा जाए वही बोलता है जी। मेरा एक कहना है, अब देखिए जो एक फ्लो है ना, वो कई, तो आम आदमी पार्टी ये सब ना झूठ का जो पुलिंदा है। मैं आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात में जितनी सीटें आज तक अपने इतिहास में जीती है, कांग्रेस की एक बार 146 सीट थी, मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो भी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट इवन पिछले चुनाव में
जब इतने करने के बाद भी इंटैक्ट था, वो वोट से हम और बढ़ेंगे 1%। जब हम 1% बढ़ेंगे तो 140, 45, 50 की तरफ जाएंगे। और मैं आपके चैनल पे एक बात कह रहा हूं, अगर हमने काम नहीं किया है तो हम गुजरात चुनाव हार जाएंगे। ये मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम में भी कहता था, अगर योगी जी ने काम नहीं किया तो हम चुनाव हार जाएंगे। हम हारे नहीं, सारा एक तरफ हो गया सब कुछ। यानी जी सर। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक पूरा का पूरा बीजेपी को हराने के लिए कटोरा में ले जाकर के दे दिया समाजवादी पार्टी को। जी बसपा पांडे जी, समय एकदम समाप्त हो रहा है मेरा। हम जीते, समय एकदम समाप्त हो रहा है। ये चर्चा जो कि आज हमने मोरबी पे बहुत बातचीत की है, दिन ऐसा था जो ज़रूरी थी बात करना। हम लोग किसी और दिन बैठेंगे तो इस पर बहुत सारी भी सवाल मेरे मन में, जैसे कि टैक्टिकल वोटिंग क्या होने वाली है, क्या जो वोट का बंटवारा होने वाला है उसकी वजह से बहुत बड़ा गेन होगा, कौन से इश्यूज ज़्यादा वहाँ पे। हाथ भी ज्वाइन करने, इतिहास में इन्होंने हाथ ज्वाइन किया हुआ है। आम आदमी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव जी दोनों एक साथ आ जाए और चुनाव लड़ ले। दोनों सीट का पांडे जी, अरे पांडे जी रुकिए ना सर। मैं मानता हूँ आपने यूपी में सब प्रयोग करके देखा, बहुत सारे दल मिलकर लड़े फिर भी बुरी तरह हारे, वो अलग बात है, इन्होंने सरकार बनाया, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात के इलेक्शन को समझना चाहिए। और समाप्त कर रहा हूँ, इसलिए मजेदार बात आप लोगों को बताता हूँ मैं दर्शकों के साथ। गुजरात में एक धर्मज नाम का गाँव है, वहाँ पे 2/3 लोग विदेश में रहते हैं और बहुत अमीर गांव है। वो अमीर गांव इस तरह से कि उन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है, उस गांव के लोगों का अपना बैंक है, आरबीआई की मंजूरी से चलता। आप सोचिए किस तरीके की संपन्नता है। मतलब गुजरात एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्टेट है, उसकी स्टडी करनी चाहिए कि वहाँ कुछ लोग सिर्फ डॉलर की इनकम में बात करते हैं, रुपए के ऊपर चढ़ने नीचे गिरने से कोई उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो वो गुजरात है, उसको उसी लिहाज से समझना चाहिए। फिर किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो चुनाव का माहौल चल ही रहा है, तब और सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए आवाज़ के साथ।